गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फूड्स एंड न्यूट्रिशन की क्लास में हम पढ़ेंगे मिनरल्स और मिनरल्स के अंतर्गत हम फॉस्फोरस के बारे में जानेंगे। खनिज तत्व फॉस्फोरस जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो कम मात्रा में हमारे शरीर के द्वारा आवश्यक होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फॉस्फोरस का प्रमुख कार्य क्या है, फॉस्फोरस शरीर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फॉस्फोरस के प्रमुख आहारीय स्रोत कौन से हैं, और अगर हमारे भोजन में फॉस्फोरस की कमी होती है तो उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले तो हम देखें कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस का जो उपस्थिति है वो शरीर में फॉस्फेट के रूप में है। अब चाहे वो फॉस्फोलिपिड्स हो या फॉस्फेट एंजाइम्स हो, इनके रूप में ये उपस्थित शरीर में रहता है और उसी रूप में ये अपने कार्यों को पूर्ण करता है। और अगर हम देखें तो 80% फॉस्फोरस हमारी अस्थियों और दांतों में होता है और सिर्फ बाकी का 20% जो बच गया वो सॉफ्ट टिश्यू, जिसे कोमल तंतु कहते हैं, या और तरल पदार्थ जितने भी शरीर में हैं उसके अंतर्गत होता है। और फॉस्फोरस दो रूपों में पाया जाता है, अकार्बनिक और कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में। फॉस्फोरस क्या काम करता है? फॉस्फोरस सबसे पहले तो हम देखें फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि हमारे शरीर में अस्थियों और दांतों के निर्माण में फॉस्फोरस सहायक होता है। आपको मैंने बताया हुआ है कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों मिलके बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, और ये हड्डियों को, दांतों को मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अस्थियों में ये अस्थियों के मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों ही ज़रूरत है। तो ये कैल्शियम के कार्यों के अंतर्गत भी आएगा, ये फॉस्फोरस के कार्यों के अंतर्गत भी आएगा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो फॉस्फोरस करता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, अर्थात फॉस्फोरस की उपस्थिति में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। तो अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो उस स्थिति में फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन यानी कि उपभोग ठीक से नहीं हो पाता, और अगर फॉस्फोरस कैल्शियम सही अनुपात में हमारे शरीर में उपस्थित हैं तो ये कार्य बहुत अच्छे से परिपूर्ण कर पाते हैं। तीसरा कार्य हम देखें मेंटेनेंस ऑफ पीएच बैलेंस। पीएच बैलेंस आपको समझाया था मैंने, अर्थात अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन जो होता है वह आवश्यक होता है, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए रक्त में बफर के रूप में फॉस्फोरस मौजूद रहता है, जिससे कि अम्ल और क्षार दोनों का संतुलन बना रहता है शरीर में। अगला कार्य देखें फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फो प्लस लिपिड्स, यानी कि फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स, लिपिड्स यानी वसा। तो फॉस्फोरस और वसा मिलके क्या बना रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स बना रहे हैं। तो ये जो है वसा अम्ल के वहन और शोषण में सहायक होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, और इन फॉस्फोलिपिड्स के निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत है? फॉस्फोरस की और वसा की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया। अगला आप कार्य देखिए फॉस्फोरस का क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन, फुल फॉर्म इसकी देखें हम तो इसको लिखते हैं एटीपी। ए का मतलब है एडिनोसिन, टी का मतलब है ट्राई, ट्राई यानी कि 3, फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फेट के अणु, फॉस्फोरस। तो जब 3 अणु फॉस्फोरस के एडिनोसिन के साथ लगे हुए होते हैं वो एटीपी का रूप है। ये क्या है? एटीपी हमारा ऊर्जा उत्पादन, मतलब एक हमारी ऊर्जा का रूप है जिसमें कि हमारा शरीर ऊर्जा को इस्तेमाल करता है। तो जितनी भी उपापचय की क्रियाएं हैं उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इस एटीपी के बनने के लिए क्या चाहिए होता है? फॉस्फोरस चाहिए। और ये एटीपी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मांसपेशियां जो संकुचित होती हैं, मांसपेशी काम कैसे करती है? उसका संकुचन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, यानी कि विस्तारण होगा। तो मांसपेशी इसी प्रकार से काम करती है। तो जब संकुचन की प्रक्रिया होनी है तो उसमें एटीपी की ज़रूरत है। एटीपी को बनने के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी के निर्माण के लिए फॉस्फोरस आवश्यक है। अगला आप कार्य देखें, इसमें क्या करता है फॉस्फोरस? फॉस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स यानी कि बायो कैटलिस्ट,
ऐसे शरीर के अंदर मौजूद तत्व जो कि किसी भी क्रिया को गतिशील बना देते हैं, उसकी बायो कैटलिस्ट, बायो का मतलब जो शरीर के अंदर, कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो किसी भी क्रिया को गति दे रहे हैं। तो कौन सी एंजाइम के निर्माण के लिए ज़रूरी है? जो वसा और कार्बोज के उपाचयन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले एंजाइम्स हैं, उनके निर्माण के लिए फॉस्फोरस आवश्यक होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स वो डीएनए, आरएनए, जो हेरिडिटरी मटेरियल, जो आनुवंशिक मैटर बन रहा है, वो किससे बनेगा? न्यूक्लिक एसिड से बनेगा। न्यूक्लिक एसिड किससे बनेगा? वो फॉस्फोरस से बनेगा। तो इसको हम समझें कि प्रत्येक कोश में जो पाए जाते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं जिसे, वो फॉस्फोरस से बने न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो न्यूक्लियस के निर्माण में न्यूक्लिक किससे होगा? न्यूक्लिक एसिड से होगा। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होगा? फॉस्फोरस से होगा। तो इस प्रकार से फॉस्फोरस हमारी शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो इसके अलावा कोशों में रचनात्मक विकास के लिए भी कुछ फॉस्फोलिपिड्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि लेसिथिन है या सिफिलिन है। इन सब के निर्माण के लिए फॉस्फोरस बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमने देखा कि फॉस्फोरस क्या 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 काम करता है। आगे बढ़ें और देखें कि फॉस्फोरस का डेली अलाउंस क्या है, यानी कि प्रतिदिन हमको कितनी फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस जिस भी भोजन में हमें प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम हो रहा है, उसी में हमें फॉस्फोरस भी मिल जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या क्या? प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो इसलिए इन तीनों, हम जिसमें प्रोटीन मिल रहा है जनरली उसी में कैल्शियम भी मिल जाएगा, उसी में आपको फॉस्फोरस भी मिल जाएगा। और अगर हम देखें तो आप देखिए, जो प्रौढ़ और युवा हैं उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात 1:2 है, तथा बच्चों में ये 1:1 है, यानी कि जितना कैल्शियम उतना फॉस्फोरस बच्चों में चाहिए, और जितना कैल्शियम मतलब जितना फॉस्फोरस उससे डबल कैल्शियम किस में चाहिए? प्रौढ़ों में और युवाओं में चाहिए। अब साधारण रक्त में अकार्बनिक फॉस्फोरस 2.5 से 4 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। और इससे भी वही हम समझेंगे कि जो कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, अभी इसके बाद अगला लेसन हम कैल्शियम का ही लेंगे। आज फॉस्फोरस पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कैल्शियम की होगी। उसमें क्या है कि जो कैल्शियम की कमी से होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, वही रोग यहाँ पे भी फॉस्फोरस की कमी से होता है। तो उनमें फॉस्फोरस की मात्रा, जो ऐसे रोगी हैं, बच्चे हैं जो रिकेट रोग से ग्रस्त हैं, उनके अंदर शरीर में फॉस्फोरस की, कैल्शियम की मात्रा कम होगी। आगे बढ़ें, देखें कि प्राप्ति साधन क्या क्या हैं। अब प्राप्ति साधन प्रोटीन के साथ मिलके फॉस्फोरस फॉस्फोप्रोटीन बना रहा है, और ये जैसे कि दूध में जो केसीन होता है उस रूप में पाया जाता है। तो इसके प्रमुख आहार्य स्रोतों में क्या हो गया? दूध और दूध से बने पदार्थ। तो जितने भी दूध, दही या पनीर, चीज़, ये सब चीज़ों में फॉस्फोरस हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सब्जियों और फलों में इसकी मात्रा कम होती है, बहुत अल्प होती है। तो यानी कि अगर आपसे पूछे जाए कि अल्प मात्रा में कहाँ उपस्थित है फॉस्फोरस, तो वो सब्जियां और फल हैं। जनरली जितने भी जंतु जगत से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उसमें फॉस्फोरस मिल जाएगा, और जो वनस्पति जगत में मुख्य रूप से सब्जियां, फल हैं, उनमें ये बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। एक और चीज़ है संपूर्ण अनाज, इसमें फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में है। संपूर्ण अनाज में इसकी मात्रा तो अधिक है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है? फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है जो कि फॉस्फोरस की उपयोगिता को शरीर में होने नहीं देता। तो अब ये जो फाइटिक एसिड है वो क्योंकि मौजूद है अनाजों में, इसीलिए उसमें प्रचुर मात्रा में फॉस्फोरस उपलब्ध होते हुए भी वो शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता उसका। तो ये एक समस्या है। तो इसलिए हम प्रमुख रूप से किसके ऊपर निर्भर रहेंगे फॉस्फोरस के प्राप्ति साधन के लिए? प्रमुख रूप से दूध और दूध से बने पदार्थ। अब इसके अभाव के
लक्षण देखें हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं, यानी कि अगर शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा। तो शरीर में अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाएंगे और अस्थियां और जोड़ सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और यानी कि उनमें थोड़ा बहुत लचीलापन नहीं रहेगा। कोई चीज़ बहुत हार्ड होती है तो क्या होता है, उसके टूटने की संभावना भी जल्दी होती है। तो यहाँ मजबूती से तात्पर्य नहीं है, लेकिन वहाँ सुदृढ़ता से तात्पर्य नहीं है, लेकिन कड़कपने से तात्पर्य है, सख्ती से तात्पर्य है। तो इसलिए वो जॉइंट में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर बच्चों में शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ेगी, या जितना उनकी हाइट वेट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है, और जब फास्फोरस की कमी हो रही है तो ये कैल्शियम फॉस्फेट बन नहीं पा रहा ठीक से, इस वजह से बच्चे का विकास नॉर्मली नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आज हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा, और फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, खनिज तत्व है, जो कि प्रोटीन और कैल्शियम के साथ मिलके काम करता है। तो आपको इसके ये सब जितने भी कार्य और इसका RDA मैंने बताया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली कक्षा में हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।